हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। प्राइमरी वाले पेपर के सभी पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ, जितने भी पेपर हुए हैं। अब मैंने जूनियर वाले पेपर की शुरुआत कर दी है और जूनियर वाले पेपर के 2011 वाले, 2013 वाले और 2014 वाले पेपर के हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ये फरवरी 2016 वाले पेपर के क्वेश्चन है। 2016 में 2 बार परीक्षा संपन्न करवाई गई, फरवरी में और दिसंबर में। तो ये जो क्वेश्चन है ये फरवरी वाले पेपर के हैं। नेक्स्ट वीडियो में दिसंबर वाले पेपर के क्वेश्चन में लेकर आऊंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीडीपी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। जैसे ही प्राइमरी वाले सभी पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं जूनियर वाले पेपर की शुरुआत कर दूंगी। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? पहला है इलाहाबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है कलकत्ता और चौथा है दिल्ली। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? इलाहाबाद से। यानी तब ये जो इलाहाबाद था तब प्रयागराज नहीं था, तो ये भी याद रखिएगा, प्रयागराज नाम बाद में पड़ा है। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? इलाहाबाद से। अब ऑप्शन में भी इलाहाबाद लिखा हुआ है क्योंकि ये पेपर पुराना है, नाम उसके बाद बदला गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन तो 2016 वाले पेपर के ही है। तो नई कविता पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। नई कविता पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ था, और ये अर्धवार्षिक पत्रिका थी, तो ये भी याद रखिए। और नई कविता जो नाम था ये अज्ञे द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है? पहला है विसर्ग को, दूसरा है महाप्राण को, तीसरा है संयुक्त व्यंजन को और चौथा है अल्प प्राण को। तो अयोगवाह किन्हें कहा जाता है? विसर्ग को। जो अंग और आहा होते हैं, अनुस्वार अंग और विसर्ग आहा, इनका ना स्वर के साथ योग होता है और ना ही व्यंजन के साथ। इन्हीं ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। तो अंग आहा अयोगवाह है, ये भी याद रखिएगा। ये होते हैं अयोगवाह। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर है। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन पूछ लिए जाएं तो छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन है। और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, और जो तीनों सा हैं और हा, ये महाप्राण होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण अल्प प्राण होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। पहला है 9 इंच, दूसरा है 10 इंच, तीसरा है 11 इंच और चौथा है 12 इंच। तो अध्ययन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी पूछी गई है, तो 12 इंच होनी चाहिए। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, 12 इंच। अगला प्रश्न देखते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? पहला है निराला, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है रघुवीर सहाय और चौथा है मुक्तिबोध। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है मुक्तिबोध की। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है? पहला है ओवरहेड प्रोजेक्टर, दूसरा है स्लाइड प्रोजेक्टर, तीसरा है अपारदर्शी प्रोजेक्टर और चौथा है फिल्म स्ट्रिप। तो किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसे शॉर्ट में OHP भी कहा जाता है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौन पठन के विषय में धारणा है।
पहला है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, दूसरा है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, तीसरा है पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, और चौथा है इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो मौन पठन के विषय में क्या धारणा है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। मौन होकर पढ़ना यानी एकाग्रचित होकर आप पढ़ रहे हैं, तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो भी पढ़ रहा होता है बिना आवाज किए मन में ही पढ़ता है, कोई आवाज नहीं आती है मुंह से, और सुनने की क्रिया भी प्राय शून्य हो जाती है। कभी कभी जब कोई व्यक्ति मौन होकर बहुत ध्यान लगाकर पढ़ रहा होता है, तो यदि आप उसे बुलाते भी हैं तो हो सकता है वो आपकी बात पर ध्यान ना दे, क्योंकि वो अपना सारा ध्यान अपने पढ़ने पर लगाता है, एकाग्रचित होकर पढ़ता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तदी समाज की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है दयानंद सरस्वती, दूसरा विकल्प है राजा राम मोहन राय, तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और चौथा विकल्प है केशव चंद्र सेन। तो तदी समाज की स्थापना की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है, तो तथैव का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा डी विकल्प, तथा धन एव। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा, तथा धन एव। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें यदि संधि पूछ ली जाए तो वृद्धि संधि है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। पहला विकल्प है उत्प्रेक्षा, दूसरा है यमक, तीसरा है रूपक, और चौथा है उपमा। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। यहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया गया है, और जहां पर भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यमक अलंकार और उत्प्रेक्षा और उपमा के बारे में भी जान लीजिए। यमक, उत्प्रेक्षा और उपमा। उत्प्रेक्षा क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यमक अलंकार कहाँ होता है, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या है, सादृश्य, समानता या तुलना। जहां उपमेय और उपमान में गुण, रूप या सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिमान किया जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो ये भी साथ में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रबऊ सकल कलिमल दहन। उपर्युक्त में छंद है। पहला है दोहा, दूसरा है चौपाई, तीसरा है सोरठा, और चौथा है रोला। तो इसमें आपका सोरठा छंद है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ये जो सोरठा होता है अर्ध सममात्रिक छंद है, और ये दोहे का उल्टा होता है, ये भी याद रखिए। इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इतना आपको याद रखना है, दोहे का उल्टा होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? पहला है आकाशदीप, दूसरा है इंद्रजाल, तीसरा है गुंडा, और चौथा है पुरस्कार। तो मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? तो पुरस्कार का पात्र है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। मधुलिका, अरुण, कौशल नरेश तथा सेनापति, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। पुरस्कार उसी के पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है अमृतलाल नागर, दूसरा है मन्नू भंडारी, तीसरा विकल्प है मोहन राकेश, और चौथा है निर्मल वर्मा। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार पूछे गए हैं, मोहन राकेश हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, मोहन राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इसमें पूछा गया है शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से। तो इसमें जो आपका शुद्ध है वह है बी,
रचयिता होता नहीं है, रचयिता होता है। बी सही है, ये भी गलत है और नीचे वाला भी गलत लिखा हुआ है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है, पहला है ने, दूसरा है से द्वारा, तीसरा है को और चौथा है को के लिए हेतु। तो कर्म कारक का चिन्ह, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का चिन्ह क्या हुआ, को हुआ। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको सभी कारक के चिन्ह याद रखने हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में, पर संबोधन है, अरे, ये सभी आपको याद रखना है। कारक से संबंधित प्रश्न मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। पहला है भाववाचक, दूसरा है समूहवाचक, तीसरा है जातिवाचक और चौथा है व्यक्तिवाचक। तो बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। पहला है गोल, दूसरा है अधिक, तीसरा है नुकीला और चौथा है भीतरी। तो गुणवाचक जो विशेषण नहीं है वह हमें बताना है। तो जो अधिक लिखा हुआ है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बाकी सभी गुण बता रहे हैं, गोल, नुकीला, भीतरी, ये गुणवाचक हैं, अधिक नहीं है, तो यही होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। पहला है सहायक क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है नामबोधक और चौथा है नाम धातु। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं ना कार्य कर कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। नाम बोधक क्रिया क्या होती है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है नाम बोधक क्रिया कहलाती है। और नाम धातु क्या है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है। पहला है कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, अव्ययी भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजात शत्रु में कौन सा समास है। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है बहुब्रीहि। तो अजात शत्रु में बहुब्रीहि समास है। अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बहुब्रीहि। और बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या है, जिस समास में कोई शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसमें होता है बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है। पहला है श्रावण, दूसरा है अश्विन, तीसरा है पौष और चौथा है आषाढ़। तो आपको हिंदी वाले महीने याद रखने हैं। सबसे पहला महीना होता है चैत्र, चैत्र के बाद होता है वैशाख, फिर होता है ज्येष्ठ, फिर होता है आषाढ़, फिर होता है सावन, फिर होता है भाद्रपद, फिर होता है अश्विन, यानी कि इसे कुंवार भी कहते हैं। उसके बाद कार्तिक, फिर अगहन, फिर पूस, फिर माघ, फिर फाल्गुन। ये महीने होते हैं हिंदी वाले जो आपको याद रखने हैं, क्रम भी याद रखना है। अब भाद्रपद महीने के बाद कौन सा महीना आएगा, कुंवार यानी अश्विन, इसको अश्विन कहते हैं और कुंवार भी कहते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता है। पहला है नागार्जुन, दूसरा विकल्प है दिनकर, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है निराला। तो ये जो पंक्तियां लिखी हुई हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लघुर्मी में कौन सी संधि है? पहला है अयादि स्वर संधि, दूसरा है दीर्घ स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि और चौथा है यड़ स्वर संधि। तो लघुर्मी में है दीर्घ स्वर संधि, बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कपूर शब्द है, पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तो कपूर शब्द जो है तद्भव शब्द है, बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। और इसका तत्सम पूछ लिया जाए तो तत्सम होता है कर्पूर, इस तरीके से लिखा जाता है। तो दोनों ही बातें याद रखिएगा, कपूर शब्द तद्भव है और कर्पूर तत्सम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है, पहला है अत्यधिक बातें करना, दूसरा है बहुत कम बोलना, तीसरा है अपनी बात से पलट जाना और चौथा है बात बनाना। तो एक मुंह दो बात, इसका अर्थ है अपनी बात से पलट जाना। यानी जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, खुद वही बात कहेंगे और दोबारा आप उनसे पूछेंगे कि आपने ऐसा कहा है, तो पलट जाएंगे, कहेंगे हमने ऐसा नहीं कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसे कहते हैं एक मुंह दो बात, यानी अपनी बात से पलट जाना। सी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है, पहला है दोहा, दूसरा है सोरठा, तीसरा है रोला और चौथा है चौपाई। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद होता है चौपाई, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तुम अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? पहला है करुण, दूसरा शांत, तीसरा श्रृंगार और चौथा है वात्सल्य। तो इसमें जो है श्रृंगार रस है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं, पहला है मोहन राकेश, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है जगदीश चंद्र माथुर और चौथा है लक्ष्मी नारायण लाल। तो अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आपका जो यूपी टेट का पेपर होता है, ये सी टेट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सी टेट में गद्यांश पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, रचनाएं मिलेंगी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और उसमें भी पूछे जाते हैं, आपका गद्यांश दिया जाता है तो उसी से संबंधित विलोम शब्द पूछ लिया जाता है, उसी से संबंधित पर्यायवाची पूछ लिया जाता है, लेकिन इसका पैटर्न उससे अलग है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? पहला है ई, दूसरा एक, तीसरा आ और चौथा है ई। तो आज का होता है अजा, अज माने होता है बकरा और अजा माने होता है बकरी, तो इसमें आ प्रत्यय लगेगा, सी विकल्प इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, पहला है 1943, दूसरा है 1938, तीसरा है 1954 और चौथा है 1941। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है तो 1943, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और इसका संपादन किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला है यमक, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है उपमा। तो इसमें उपमा की जा रही है, तुलना की जा रही है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, तो इसमें उपमा अलंकार होगा, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था फरवरी 2016 वाला, उसी पेपर के ये क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बस आप लोगों से इतना ही सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।